नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर है आपके सामने थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 10। ओके, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम बढ़ेंगे कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। एक्चुअली में हमने स्पेसिफिक हीट के बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार थोड़ा सा और रिकैप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कि जो Cp होता है वो Cv से बड़ा होता है और वो क्यों होता है। उसके बाद हम रिलेशन की बात करेंगे कि Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। यहाँ पर R क्या है, हमारा गैस कांस्टेंट है और इस फॉर्मूले को हम क्या बोल देते हैं, मेयर्स फॉर्मूला बोल देते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम प्रूफ करेंगे किसकी हेल्प से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से, ठीक है। तो एक एक करके इन टॉपिक को कवर करते हैं। तो हेडिंग डालिए स्पेसिफिक हीट। हमने पहले भी स्पेसिफिक हीट पढ़ा हुआ है, जब हमने कौन सा लेक्चर किया था, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में पढ़ा था और भी हमने स्पेसिफिक हीट को क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। तो हम जानते हैं कि अगर हम किसी सिस्टम को या फिर किसी एक सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं तो वो हीट किन किन बातों पर डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है कि अगर हम किसी सिस्टम को dq अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं या फिर किसी सब्सटेंस को dq अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं। मैंने अज्यूम किया कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर कोई एक सब्सटेंस है और सब्सटेंस का मास कितना है, m है। मैंने तो कितनी हीट दी, सम हीट कितनी दी, dq बोलो या डेल क्यू कितनी दे दी, डेल क्यू हीट दे दी। और डेल क्यू हीट देने से क्या हुआ, इसका टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, dt चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ बोला मैंने, dt चेंज हुआ कब, जब हमने इसको कितनी हीट दी, dq हीट दी। और हमने पढ़ा था कि जो dq होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास ऑफ सब्सटेंस, और जो dq होता है वो ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, चेंज इन टेम्परेचर के। अगर हम लोग कंबाइन कर तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, दिस dq इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू dt निकल के आ जाएगा। अगर यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ पर सम कांस्टेंट c आता है एंड दिस कांस्टेंट c को ही क्या बोलते हैं हम, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। एंड मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, m इंटू dt आ जाएगा। जहां ये c है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। ये क्या है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट। ये हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा रिकैप कर ले रहे हैं। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, c इज इक्वल टू गिवन हीट डिवाइडेड बाई m इंटू कितना आ गया, dt आ गया। ओके, नाउ इसको हमने डिफाइन भी किया था। कैसे डिफाइन किया था हमने, इफ अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो कितना है, यूनिट है और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो भी कितना है हमारे पास, यूनिट है। तब हमारे पास जो c होगा किसके बराबर हो जाए, यूनिट का मतलब 1 और यहाँ भी यूनिट का मतलब 1 डिग्री बोल सकता हूँ, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा, यूनिट हो, तो यहाँ c इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ मेरे पास गिवन हीट के बराबर आ जाएगा। तो वहां हमने डिफाइन किया था कि स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर टू राइज ए टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ यूनिट मास बाई यूनिट डिग्री। किसी एक यूनिट मास के सब्सटेंस के टेम्परेचर को यूनिट डिग्री इंक्रीज करने के लिए, यूनिट डिग्री चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया था, स्पेसिफिक हीट को डिफाइन किया था। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, दोबारा बोल रहे हैं, किसी यूनिट मास के सब्सटेंस की टेम्परेचर को यूनिट डिग्री इंक्रीज करने में या यूनिट डिग्री चेंज करने में जितनी हीट की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया था हमने, इसको डिफाइन किया था। नाउ अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये दोनों किसके लिए होते हैं, गैस के लिए होते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का ये गैस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। ये गैस के लिए नहीं होता है। तो गैस के लिए हमारे पास दो स्पेशल केस होते हैं। एक तो कहां पर देखते हैं हम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा कहां देखते हैं हम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पर जो Cp है, Cp भी कैसे होगा, कुछ इस तरीके से डिफाइन होगा कि जो Cp होता है वो किसके बराबर होता है हमारे पास, गिवन हीट डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या आ जाएगा अभी, मास ऑफ गैस आ जाएगा, ठीक है। यहां पर तो क्या था, मास ऑफ सब्सटेंस है, वो वाटर हो सकता है, वो सॉलिड हो सकता है, ठीक है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। लेकिन यहां पर जो मास है ये किसके लिए है हमारे पास, ओनली फॉर गैस। Cp किसके लिए होता है, गैस के लिए, और Cv भी किसके लिए होता है, गैस के लिए होता है, ठीक। तो Cp इक्वल टू कितना आ जाएगा, dq यानी गिवन हीट डिवाइडेड बाई, इस फॉर्मूले से करेंगे चेंज इन टेम्परेचर, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर dt आ जाएगा। ओके, और ये कहां पर है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है। अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं, इफ जो हमारे पास m है वो कितना है, यूनिट है, कितना है, f कितना है, m क्या है ना, यूनिट है, यानी 1 मोल है बोल सकता हूं मैं। तब यहां पर Cp इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास, दिस Cp इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाई dt आ जाएगा। और यहां क्या लिख देंगे, हम प्रेशर लिख देंगे। ये क्या दिखा रहा है कि ये कहां पर है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, ठीक है।
तो ये तो क्या क्या था, सीपी के लिए कुछ तरीके का हमारे पास क्या था, फॉर्मूला था। इसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं गिवन हीट के टर्म में लिखूँ तो गिवन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, सीपी मल्टीप्लाई बाई एम इंटू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, गिवन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये क्या है मेरे पास, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसे मैं क्या बोल दूंगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ओके इतना हमको पता है। होता क्या है, स्पेसिफिक डिफाइन कैसे करेंगे, यहां पर अगेन अगर मेरे पास क्या है, यहां पर m इक्वल टू कितना है, यूनिट है, और dt इक्वल टू भी कितना है, यूनिट है। अगेन देखो यहां पर देखो, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे हम, अगर इफ हमारे पास क्या हो, मेरे पास m इज इक्वल टू कितना हो, यूनिट हो, और जो dt है यानी चेंज इन टेम्परेचर है वो भी कितना हो मेरे पास, यूनिट हो। यूनिट का मतलब क्या हो, यहाँ पर 1 केल्विन से भी हो सकता है और 1 डिग्री सेल्सियस से भी हो सकता है। तो ये किस चीज का चेंज हो जाएगा, cp वाला फॉर्मूला। देन दिस cp इज इक्वल टू किसका आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर dq के बराबर आ जाएगा। तो यानी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होती है, गिवन हीट के बराबर होती है। किसे, एक यूनिट मास के सब्सटेंस को जिसका टेम्परेचर कितना राइज कर रहे हैं हम, यूनिट डिग्री राइज कर रहे हैं, या फिर 1 केल्विन है 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिफाइन एज इट इज इक्वल टू गिवन हीट टू गैस ऑफ यूनिट मास टू राइज टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री। किसी यूनिट मास के गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बनाने के लिए या फिर 1 डिग्री केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। किसकी, गैस की। और अगर वो कैसा हो, एट कांस्टेंट प्रेशर देखें तो क्या हो जाएगी, वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन क्या है यहाँ पर, सिस्टम का प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो एक बार और डिफाइन कर रहे हैं, एक बार और रिपीट कर रहे हैं इसकी डेफिनेशन को, क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिफाइन एज इट इज हीट रिक्वायर टू राइज ए टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास गैस बाय यूनिट डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या होगी, इसकी फुल और फाइनल डेफिनेशन होगी। ओके, तो इस तरह से क्या कर देंगे, इसको डिफाइन कर देंगे। अब किसकी बारी है, सीवी की बारी है। सीवी हमने पढ़ा हुआ है, सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। अगर हम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखें तो अगेन जो यहाँ से सीवी होगा, जो सीवी होगा वो किसका हो जाएगा, गिवन हीट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर देंगे, हम इसको डिफाइन कर देंगे। अगर मैं यहाँ से क्या निकाल दूँ, गिवन हीट निकालूँ, dq निकालूँ, तो कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर m इंटू स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम मल्टीप्लाई में कितना आ गया यहाँ पर, चेंज इन टेम्परेचर आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया, गिवन हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या आ गया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब डिफाइन कैसे करेंगे, सिमिलरली ऐसे डिफाइन कर देंगे। ओके, इफ मैं क्या जूम करूं, इफ मास कितना है मेरे पास, यूनिट है, और जो dt है ना, चेंज इन टेम्परेचर है, वो भी कितना है मेरे पास, यूनिट है। यूनिट कहने का मतलब क्या होगा, 1 केल्विन और यहाँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तब यहाँ पर जो सी भी होगा वो किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, डेल क्यू के बराबर आ जाएगा, यानी किसका आ जाएगा, गिवन हीट के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आया मेरे पास, जो मेरे पास स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिफाइन एज हीट रिक्वायर टू राइज ए टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास गैस बाय यूनिट डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी। ये डेफिनेशन में पढ़ी हुई है पहले, आप 2-4 लेक्चर पहले जाओगे तो आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हीट वाला जो लेक्चर है वहां पर हमने सबको क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है एक एक करके, इसको भी और इस स्पेसिफिक हीट को भी। ये थोड़ा क्या कर लिया हमने, रिकैप कर लिया ना। उसके बाद हमने वहां पर बोला था कि जो सीपी होता है वो ग्रेटर देन होता है किसके, सीवी के। ओके, जो सीपी होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किसके, सीवी के। और ऐसा क्यों होता है, इसी को आज हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और किसकी हेल्प से देखेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प से देखेंगे, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में वो डिस्कस किया हुआ है। ओके, आपको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, क्या है, यानी हम कितनी हीट है, ये डी क्या है, वो हीट है जो जिससे क्या हो रहा है, किसी सिस्टम का टेम्परेचर, किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है 1 डिग्री केल्विन क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, फिर चेंज हो जा रहा है। वही क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और वही क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, नाउ इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास क्या दिए हुए हैं, 2 सिस्टम दिए हुए हैं। एक में क्या हो रहा है, एक क्या है एट कांस्टेंट प्रेशर है, और दूसरा कहां पर है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। देखो क्या होगा। ओके, कुछ इस तरीके का है हमारे पास की, ओके, कुछ तरह का सिस्टम देखने को मिल रहा है कि मेरे पास क्या है, 2 सिलेंडर हैं किसके, गैस के, और दोनों में एक जैसी गैस भरी हुई है। एक सिलेंडर ये है और एक सिलेंडर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये रखा हुआ है। ये क्या है, मेरे पास 2 सिलेंडर है, इन दोनों में क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, और गैस बाहर ना निकले यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, पिस्टन लगा दिया है।
ठीक। और कुछ तरीके से क्या है, इसके अंदर गैस है, और यहाँ पर भी ये क्या लगा दिया हमने, पिस्टन लगा दिया, और ये क्या है, अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको। ओके, इतनी बात क्लियर हुई ना। अब देखो, अब मैं इसमें अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारा जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। ये कौन सा केस है, कांस्टेंट प्रेशर वाला केस है, ठीक है। यानी ये जो सिस्टम है, यानी जो गैस है, इसका जो प्रेशर रहेगा वो पूरी प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट रहेगा। और ये जो यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम है, इसमें जो वॉल्यूम है वो क्या है, मेरे पास कांस्टेंट है। ओके, इस केस में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और इस केस में क्या है, मेरे पास प्रेशर कांस्टेंट है ना। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों सिस्टम को हीट दूंगा और इक्वल अमाउंट ऑफ हीट दूंगा। जितनी हीट इसे दूंगा उतनी ही हीट इसे दूंगा। अब हीट कैसे दे सकता हूं, मैंने इसे क्या लगा दूंगा, बर्नर लगा दूंगा, या फिर इसको कहां रख दूंगा, चूल्हे के ऊपर रख दूंगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा किया मैंने, इसको क्या दी मैंने, कुछ हीट दी, किसकी हेल्प से, बर्नर की हेल्प से, और इसे ही मैंने कुछ हीट दी, किसकी हेल्प से, बर्नर की हेल्प से। मैंने अज्यूम कर लिया कितनी हीट दी, हमने इसको DQ हीट दी, और इसे कितनी हीट दी, हमने DQ हीट दी। दोनों को सेम सेम अमाउंट ऑफ हीट दी। नाउ अब हमने पढ़ा हुआ है, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो वो हीट दो जगह खर्च होती है। एक इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, और दूसरा वर्क करने में, ठीक है। वर्क किस पर कौन करता है, वर्क गैस करती है, किस पर, सराउंडिंग पर। ये हमने पिछले लेक्चर में क्या कर रखा है, डिस्कस कर रखा है। ओके, लेक्चर नंबर कौन सा था, वो 9, ठीक है। इतनी बात डिस्कस समझ में आई ना। होगा क्या, अब मैं इसको हीट दूंगा। अब हीट दूंगा तो हीट देने से क्या होगा, इसमें कितना चेंज आएगा इंटरनल एनर्जी में। मैंने अज्यूम कर लिया इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, DU चेंज आया। इंटरनल एनर्जी में चेंज आने का मतलब होता है टेम्परेचर में चेंज आना, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका फंक्शन होती है, टेम्परेचर का फंक्शन होती है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप कि जो इंटरनल एनर्जी है किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। हीट देने से इसके टेम्परेचर में चेंज आया, और टेम्परेचर में चेंज आने से क्या आया, इंटरनल एनर्जी में क्या आया, चेंज आया। ओके नाउ अब एक थोड़ा इस DQ हीट का कुछ पार्ट तो कहां खर्च हुआ, इस इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च हुआ। अब यहाँ पर कुछ पार्ट किस में खर्च होगा, कुछ वर्क करने में। अब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है या फिर आइसोबैरिक प्रोसेस होती है उसमें वर्क डन होता है। तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर खिसकेगा। मैंने अज्यूम कर लिया पिस्टन कहाँ खिसक गया, इधर खिसक गया, और कितना वर्क हो गया, मैंने अज्यूम कर लिया स्मॉल वर्क कितना हुआ, यहाँ पर DW हुआ, या फिर डेल W हुआ। कितना हुआ, डेल W वर्क हुआ। नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो ये DQ होगा, या फिर जो गिवन हीट होगी किसके बराबर होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होगी, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, चेंज गिवन हीट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होता है। ये तो किसके लिए हो गया, जब हमारे पास प्रेशर है इस पिस्टन पर लगाया गया इस गैस के द्वारा, वो क्या है, कांस्टेंट है ना। अब इधर देखो, इस केस को देखो, इस केस में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब इफ V इज कांस्टेंट, हम जानते हैं इफ V इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहां से डेल V कितना हो जाएगा, यानी चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, हम जानते हैं कि जो वर्क डन होता है W इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, DW इक्वल टू डेल W इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डेल V होता है। अगर डेल V 0 है तो वर्क डन कितना हो जाता है, 0 होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है। ओके, तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस, यानी जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कब रहेगा, जब ये जो पिस्टन है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर पिस्टन फिक्स है तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता तो कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वर्क भी नहीं हो रहा है। तो यहां पर हमने जितनी हीट दी वो सारी की सारी हीट कहां खर्च हो गई, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च होगी। तो हमने पढ़ा भी था, इन आइसोकोरिक प्रोसेस गिवन हीट स्पेंट ओनली चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर कुछ चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। मैंने अज्यूम कर लिया वो कितना चेंज हो गया इंटरनल एनर्जी में, DU चेंज हो, कितना चेंज हो गया, DU चेंज हो गया। इंटरनल एनर्जी में चेंज होने का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर में चेंज हुआ। ओके नाउ अगेन फिर यहाँ पर अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देखेंगे, इसको मैं दो अलग अलग पार्ट में तोड़ देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके लिए देखेंगे तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा बताओ, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिस गिवन हीट DQ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ओके नाउ जो ये वर्क डन है वो क्या है, 0 के बराबर है। क्यों, क्योंकि कैसी प्रोसेस है ये, आइसोकोरिक प्रोसेस है। कहने का मतलब क्या है, इस प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट है और जो चेंज इन वॉल्यूम हो कितना है, 0 है, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के लिए यहाँ पर जो DQ आया, गिवन हीट आया, वो पूरी की पूरी गिवन हीट किस में खर्च होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में खर्च होगी। नाउ अब इन दोनों को देखो, इस समय जब हमारे पास क्या है, जो ये क्या है हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है, तब उस केस में क्या हो रहा है, पूरी की पूरी जो हीट गिवन है वो किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में स्पेंड हो जा रही है। लेकिन इस केस को देखो, इस केस में क्या हो रहा है, जो गिवन हीट है उसका कुछ पार्ट इस इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रहा है और कुछ पार्ट क्या कर रहा है,
वर्क कर रहा है। नाउ अब इसको देखो, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन को देखो। यहाँ पर स्पेसिफिक हीट क्या होगी, Cp होगी, और यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, Cv हो, क्योंकि यहाँ का कांस्टेंट वॉल्यूम है और यहाँ क्या है, कांस्टेंट प्रेशर है। अब देखो इसके टेम्परेचर को, यानी इस गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है। ध्यान सुनना, इस गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है। क्यों करना है कह रहा हूं मैं 1 डिग्री राइज, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, किसी यूनिट मास गैस के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत होती है, सॉरी जितनी हीट की जरूरत होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। वो भी कंडीशन क्या रहेगी, सिस्टम का प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी इस सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है, और इस सिस्टम के टेम्परेचर को भी 1 डिग्री राइज करना है। उसके लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी वो किसके बराबर होगी, स्पेसिफिक हीट के बराबर होगी। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इन दिस केस एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन दिस केस। अब आपसे क्वेश्चन है मेरा कि इन दोनों सिस्टम में, इन सिस्टम के टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करना है मेरे को, मुझे ज़्यादा हीट यहाँ देनी पड़ेगी या यहाँ देनी पड़ेगी, सिर्फ 1 डिग्री राइज करना है। देखो यहाँ पर हीट दो जगह खर्च हो रही है, कहाँ, एक तो इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने का मतलब टेम्परेचर को चेंज करने में, यहाँ, और दूसरी कहाँ, वर्क डन करने में। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ कहाँ खर्च हो रही है, टेम्परेचर चेंज करने में। तो ज़्यादा हीट कहाँ देनी पड़ेगी, 1 डिग्री चेंज करने में, इधर या इधर, ऑब्वियस सी बात है कहाँ, इधर। इसलिए क्या होता है, CV ग्रेटर देन होता है किसके, CV के। यहाँ पर हम कितनी हीट दे रहे हैं, मैंने अज्यूम कर लिया कि यहाँ पर मैंने इसको कितनी हीट दी, माना 20 कैलोरी मैंने इसको क्या दी, हीट दी, और 20 कैलोरी हीट देने में मैंने अज्यूम कर लिया इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करके, खाली अजम्पशन है, सीरियस मत होना इस 20 को लेकर। मैंने इसको क्या किया, 20 कैलोरी इसको हीट दी मैंने, और 20 कैलोरी हीट देने से मैंने अज्यूम कर लिया इसका टेम्परेचर कितना राइज किया, 1 डिग्री राइज कर गया। क्या ये 20, जब हम इस 20 कैलोरी सेम अमाउंट ऑफ हीट हम इधर देंगे, क्या इसका टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करेगा, आंसर है नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर 20 कैलोरी का पूरा पार्ट, यहाँ पे पूरा का पूरा 20 कैलोरी किसमें यूज हो जा रहा है, इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करने में यूज हो जा रहा है, यानी सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में यूज हो रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, इस 20 कैलोरी का कुछ पार्ट क्या होगा, इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा, और कुछ पार्ट क्या करेगा, वर्क करेगा। यानी यहाँ पर हमको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए। इसीलिए जो Cp होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है, Cv होता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि व्हाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो यही केस है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो ये क्या हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नाउ आई होप ये क्लियर हुआ ना। अब बात करते हैं किसकी, दिस Cp माइनस Cv की। जो इन दोनों का क्या होता है, सबट्रैक्शन होता है, या फिर इन दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। Cp माइनस Cv, दिस इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, और जो गैस कांस्टेंट R की वैल्यू कितनी होती है, 8.314, एंड यूनिट क्या होती है इसकी, जूल पर मोल केल्विन। कितनी होती है, जूल पर 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ओके, ये हमको प्रूफ करना है कि Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है, हमारा R के बराबर होता है। ओके, इसे नोट करिए आप, इसमें आप वो डेफिनेशन लिख देना, ठीक है, अपनी थ्योरी बना लेना कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पर सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, और सॉरी यहाँ पर सिर्फ इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, यहाँ पर इंटरनल एनर्जी और वर्क भी हो रहा है, इसलिए यहाँ हीट ज़्यादा चाहिए और यहाँ हीट कम चाहिए, इसलिए Cp इज ग्रेटर देन Cv। ओके, ना हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv, या हेडिंग डालो क्या, मेयर्स फॉर्मूला। मैं इसे मिटा लेता हूँ, मेयर्स फॉर्मूला, या फिर बोल सकते हैं हम क्या, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इसे क्या करना है, हमको प्रूफ करना है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 प्रोसेस लेनी पड़ेंगी। एक प्रोसेस में क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर होगा, और दूसरी प्रोसेस में क्या होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। और हम जानते हैं किसी प्रोसेस को हम PV डायग्राम से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या बोल सकते हैं हम इंडिकेटर डायग्राम से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंडिकेटर डायग्राम बनाऊंगा मैं, एक बनाऊंगा किसके लिए, एट कांस्टेंट प्रेशर, और दूसरा बनाऊंगा कहां पर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, और वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे। सिमिलरली एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या बनाता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर 2 पार्ट बनाता हूँ। एक पार्ट क्या लूंगा मैं, कांस्टेंट प्रेशर, दूसरे पार्ट में क्या लूंगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, देखो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया। यहाँ पर मैंने क्या अज्यूम कर लिया, इधर क्या है मेरे पास, कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ V इक्वल टू क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, और यहाँ पर P इक्वल टू क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन है मेरे पास। ओके, ना यहाँ पर मैंने अज्यूम PV डायग्राम बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने बोल दिया
पी एक्सेस और इसे बोलते हैं वी एक्सेस, यानी वर्टिकल एक्सेस क्या होती है, पी होती है और हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, वी होता है। अगेन यहाँ पर भी वर्टिकल में क्या है मेरे पास, प्रेशर है और हॉरिजॉन्टल में क्या है मेरे पास, वॉल्यूम है। इधर वो क्या है मेरे पास, प्रेशर है और इधर वो क्या है मेरे पास, वॉल्यूम है। नाउ ये क्या है, इसका ओरिजिन है और ये भी क्या है, इसका ओरिजिन है। अब ये कैसी प्रोसेस है जहां पर वॉल्यूम क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, तो उस प्रोसेस की कुछ एक स्टेट होगी, इनिशियल स्टेट होगी। मैंने अज्यूम कर लिया कि जो प्रोसेस की इनिशियल स्टेट है वो क्या है मेरे पास, ए है। ये क्या है, इसकी इनिशियल स्टेट है। ओके, इनिशियल स्टेट ए है। इस इनिशियल स्टेट में मैंने अज्यूम कर लिया इसका प्रेशर कितना है मेरे पास, पी है। कितना प्रेशर है इसका, पी प्रेशर है। उसका वॉल्यूम कितना अज्यूम कर लिया मैंने, इसका वी अज्यूम कर लिया। कितना अज्यूम कर लिया, वी क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया प्रेशर, सॉरी वी अज्यूम कर लिया वॉल्यूम, पी अज्यूम कर लिया प्रेशर। अब कुछ टेम्परेचर होगा यहाँ पर, मैंने अज्यूम कर लिया एट पॉइंट ए जो टेम्परेचर है वो कितना है मेरे पास, टी है। ठीक है, ये ब्रैकेट में क्या दिखा रहा है, टेम्परेचर को दिखा रहा है। ओके, इतनी बात क्लियर हुई ना। अब क्या करना है, प्रोसेस आगे होगी। प्रोसेस आगे होगी तो चेंज क्या क्या होगा, एक तो प्रेशर चेंज होगा और दूसरा क्या चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। लेकिन वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कैसी प्रोसेस है, ऐसी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, फिर आइसोकोरिक प्रोसेस है। ओके, नाउ अब क्या हो रहा है, हमारा प्रेशर चेंज हो रहा है, तो प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कुछ इस तरीके का होगा, प्रेशर पहले यहां जाएगा, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से मैंने अज्यूम कर लिया कि किसी एक पॉइंट बी पर जाके ये प्रोसेस क्या हो गई, रुक गई। यानी ये पॉइंट बी क्या हो गया, इस प्रोसेस का फाइनल पॉइंट हो गया, बोल सकते हैं फाइनल स्टेट होगी ना। इस फाइनल स्टेट में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसका जो प्रेशर है वो कितना है मेरे पास, P प्लस डेल वी है। कितना है, P प्लस डेल पी। कितना है यहाँ पर प्रेशर, P प्लस डेल P है। इस पॉइंट पर प्रेशर कितना है, P प्लस डेल P है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, A से B जाने में प्रेशर में कितना चेंज आया, डेल P का चेंज आया। लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया होगा। और दूसरा किस में चेंज आया होगा, एक तो प्रेशर में, दूसरा यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज आया होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ टेम्परेचर में कितने का चेंज आया है, डेल T का चेंज आया है। तो इस पॉइंट B पर जो टेम्परेचर हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारे पास, T प्लस डेल टी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ग्राफ बनाना चाहें इस सारे पॉइंट को मिला दो, मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, एक ग्राफ जैसा निकल के आ जाएगा। इन सब पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से मिला दिया, तो ये क्या निकल गया मेरे पास, ए बी ग्राफ निकल के आ गया। ये ए बी ग्राफ किसको दिखा रहा है, एक प्रोसेस को दिखा रहा है जिसके दौरान क्या है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, बोल सकता हूं मैं आइसोकोरिक प्रोसेस को दिखा रहा है। इस प्रोसेस के दौरान चेंज इन प्रेशर कितना है, डेल पी है, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, डेल टी है, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। ओके, एक कंडीशन तो ये हो गई। नाउ अब देखो, इधर देखते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। तो इनिशियली यहां पर मैं अज्यूम कर लिया कि इनिशियली कोई मेरे पास प्रोसेस है, उसकी जो इनिशियल स्टेट है वो क्या है, ए है। ये क्या है, इसकी इनिशियल स्टेट ए है। इनिशियली मैंने अज्यूम कर लिया इसका प्रेशर कितना है, P है, और वॉल्यूम कितना अज्यूम कर लिया मैंने, इसका V अज्यूम कर लिया। प्रेशर कितना अज्यूम कर लिया, P, और वॉल्यूम कितना अज्यूम कर लिया, V। कंडीशन क्या है, प्रेशर क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, आइसोबैरिक होनी चाहिए। नाउ जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी, एक चीज और, यहां पर टेम्परेचर मैंने अज्यूम कर लेता हूं कितना है, T अज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, टेम्परेचर कितना अज्यूम कर लिया, T अज्यूम कर लिया। नाउ जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ेगी, प्रेशर तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो वॉल्यूम में चेंज कुछ इस तरीके से आएगा, इस डायरेक्शन में मैंने अज्यूम कर लिया वॉल्यूम ये हुआ, लेकिन प्रेशर वही रहा, वॉल्यूम ये हुआ, प्रेशर वही रहा। और एक पॉइंट आया, कौन सा पॉइंट, B मैंने बोल दिया यहाँ पर। और इस पॉइंट B पर जो हमारे पास वॉल्यूम है वो कितना अज्यूम कर लिया मैंने, V प्लस डेल V अज्यूम कर लिया। यहाँ पर जो वॉल्यूम है कितना अज्यूम कर लिया, V प्लस डेल V, यानी चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डेल V हुआ, लेकिन प्रेशर कितना रहा, P ही रहा। और दूसरा क्या होगा, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, इस A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में, या स्टेट A से स्टेट B जाने में, डेल T चेंज हुआ किसमें, टेम्परेचर में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा नया टेम्परेचर, T प्लस डेल टी आ जाएगा। यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, डेल टी हुआ, और चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ, डेल वी हुआ। अगर मैं इस ए और बी के भी सारे पॉइंटों को मिला दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एक ग्राफ मिल जाएगा, जो किसको दिखा रही है, एक ऐसी प्रोसेस को दिखा रहा है जिसमें प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, या बोल सकता हूं मैं आइसोबैरिक प्रोसेस को दिखा रहा है, ये ए बी ग्राफ। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये दो क्या हो गए मेरे पास, प्रोसेस होगी। यहाँ क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ क्या है, प्रेशर कांस्टेंट ना। अगर मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ किस में देखूं, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, फ्लोट। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने क्या पढ़ा था कि क्या होता है हमारे पास, जो गिवन हीट होती है वो किसके बराबर हो जाती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होती है। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो गिवन हीट होती है, यानी जो डी क्यू होता है, किसके बराबर होता है हमारे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू प्लस का किसके बराबर होता है, डी डब्ल्यू के बराबर होता है ना। ये कैसी प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी फिर ऐसी प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कितना है, कांस्टेंट है। तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है। देखो क्यों हुआ जीरो, क्योंकि सिंस वी नो दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, पी
डेल वी होता है। अब डेल वी कितना है आइसोकोरिक प्रोसेस में, जीरो है। देखो डेल वी कितना होगा यहाँ पर, जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है वॉल्यूम, तो डेल वी जीरो, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ये वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, डी यू के बराबर आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इस केस में सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, या किस में खर्च होगी, इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में खर्च होगी। अभी हमने पढ़ा है कि ये कैसी प्रोसेस है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट गिवन होता है किसके बराबर होता है हमारे पास, सी वी इंटू डी टी के बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया हमने, ठीक। एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो मेरे पास क्या होता है, हीट गिवन है, किसका होता है, सी वी इंटू डी टी के बराबर होता है। यहाँ पर एम भी आता है, एम क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस। मैं अज्यूम कर रहा हूँ मास ऑफ सब्सटेंस कितना है मेरे पास, यहाँ पर 1 मोल है, तो उसको लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पर। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो नाउ अब मैं इसको यहाँ से इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ से इसको यहाँ से उठा के इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, डी यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर, सी वी इंटू डी टी आ गया ना। में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कब है, जब एक ये प्रोसेस कहाँ से कहाँ गई, स्टेट ए से स्टेट बी में गई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी जाने में कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज हुई, वो कितनी हुई, सी वी इंटू डी टी हुई। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1। इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया ना। अब इधर देखो, इधर भी क्या लगाओ, अगेन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कहाँ से, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर भी अगेन क्या हो जाएगा, जो हीट गिवन है किसके बराबर होती है मेरे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के बराबर होती है, ठीक है। नाउ अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो डी क्यू होगा किसके बराबर होगा हमारे पास, CP इंटू डी टी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ओके लिख लेते हैं, सिंस फॉर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर जो मेरे पास डी क्यू होता है किसके बराबर होता है हमारे पास, CP इंटू डी टी के बराबर होता है। तो वैल्यू यहाँ से उठा के इधर पुट करो तो कितना आ जाएगा, देखो दिस CP इंटू डी टी। अगेन यहाँ पर भी M की जो कितना आ जाएगा 1 मोल, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो CP इंटू डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, DU प्लस का DW। तो DW इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, PdV हो जाएगा। देखो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, DW इक्वल टू क्या होता है, दिस DW इज इक्वल टू PdV होता है। यहाँ पर चेंज इन वॉल्यूम कितना है, DV है, तो इस DW को जो क्या लिख सकता हूँ मैं, P इंटू DV लिख सकता हूँ। प्रेशर क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। अगर ऐसे मैं DU निकालूं यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस DU इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, CP इंटू DT माइनस का P इंटू कितना आ गया, DV आ गया। ओके, नाउ ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है कब, जब मैंने सिस्टम को A से B क्या किया, चेंज किया। स्टेट A से कहाँ गए हम, स्टेट B में गए। ओके, से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। सिंस वी नो फ्रॉम आइडियल गैस, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, इफ गैस इज आइडियल, अगर ऐसा अज्यूम करें कि जो गैस है वो कैसे परफेक्ट आइडियल गैस है, तो हम जानते हैं सिंस फ्रॉम इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस, सिंस इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस क्या होती है हमारे पास, PV इज इक्वल टू RT के बराबर होती है। अगेन यहाँ पर NRT होता है, N इक्वल टू कितना अज्यूम कर लिया मैंने, 1 मोल अज्यूम कर लिया। अभी इस प्रोसेस के लिए है जब प्रेशर क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, आप इसको अगर डिफरेंशिएट करूँ दोनों ओर, तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है, वॉल्यूम और टेम्परेचर हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, P इंटू डी टी इज इक्वल टू, ओके कुछ ऐसे कर देते हैं। तो इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर A बोल दो ना। इस इक्वेशन A को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन A बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा, देखो मेरे पास यहाँ पर PdV प्लस, पहले तो dV का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर किसका होगा, dP का। तो कितना आ जाएगा, V dP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर पे, R तो कांस्टेंट है, R इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर, dt आ जाएगा। ओके, नाउ अब देखो यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। इस प्रोसेस के दौरान प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो डेल P कितना होगा, 0 होगा, तो ये पूरा का पूरा टर्म कितना होगा, 0 होगा। तो यहाँ से क्या निकल गया मेरे पास, PdV इज इक्वल टू आ गया मेरे पास R इंटू डेल T के बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इस PdV इक्वल टू R डेल T की वैल्यू उठाकर इक्वेशन 2 में पुट कर दो, ठीक है। इसको यहाँ से उठाओ और कहाँ पुट कर दो, इधर पुट कर दो। नाउ तो इसका मतलब इसके ऊपर लिख देना, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 2 बिकम क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2 डेल U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कहाँ से कहाँ जाने में, स्टेट को A से B चेंज करने में कितनी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, दिस इज इक्वल टू CP इंटू डी टी माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर, R इंटू dt आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसे इट इज सम इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सिंस वी नो, अभी इंटरनल एनर्जी का खेल है, इस इंटरनल एनर्जी और इस इंटरनल एनर्जी का खेल है। ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनना।
internal energy is a function of temperature. Internal energy change only when temperature is change. ठीक है, internal energy change only when temperature is change. अब देखो यहां पर कितना टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, डेल टी, यहां पर टेम्परेचर में कितना चेंज हो रहा है, डेल टी। दोनों ओर टेम्परेचर में चेंज सेम है तो दोनों ओर इंटरनल एनर्जी में भी चेंज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, यहां पर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, या फिर इस प्रोसेस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और जब प्रेशर कांस्टेंट है तब जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, दोनों क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि हमने ऐसा अज्यूम करके चल रखा है जानबूझकर कि दोनों में चेंज इन टेम्परेचर क्या है, सेम है। यहां भी चेंज इन टेम्परेचर डेल टी, यहां भी चेंज इन टेम्परेचर कितना है, डेल टी है। तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, सिंस जो हमारे पास क्या होगा, डेल यू फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, अब ऐसे लिख सकते हैं, सिंस, लिखिए मैं बता रहा हूं क्या लिखना है यहां पर, लिखिए सिंस इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वी कैन सी दैट चेंज इन टेम्परेचर इन बोथ प्रोसेस इज सेम, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन बोथ प्रोसेस इज ऑल्सो सेम। तो यहां पर जितना ये चेंज होगा उतना ही यहां भी होगा। ये लाइन लिखने के बाद तो इसके नीचे क्या लिखोगे, फ्रॉम, सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and सॉरी कितना, इक्वेशन 1 and 3, कहां से, इक्वेशन 1 and 3। तो इक्वेशन 1 और 3 से दोनों के जो लेफ्ट हैंड साइड वो सेम हो जाएंगे, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी टी माइनस का आर इंटू डी टी आ जाएगा। देखो सबसे डी टी कॉन्स्टेंट है, कट जाएगा ये, तो सी पी इंटू डी टी यहाँ से इक्वल टू डी टी कॉन्स्टेंट, और अंदर कितना बच गया, ओके, डी टी कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया, सी पी माइनस आर बच गया। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, सी वी इज इक्वल टू सी पी माइनस आर आ गया। इस सी पी को इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, सी भी माइनस सी पी इज इक्वल टू माइनस आर, इस माइनस को इधर भेज दो, कितना आ जाएगा, सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू आर आ गया। यही क्या है, हमारा मेयर्स फॉर्मूला है, या बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन सी पी एंड सी वी, एंड दिस इज इक्वल टू आर, क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या सिंपल गैस कांस्टेंट। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो ये क्या हो गया, इसका प्रूफ हो गया। ओके, तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने सबसे पहले स्पेसिफिक हीट के बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके थे, हमने सिर्फ क्या करते थोड़ा बहुत रिकैप कर लिया। उसके बाद हमने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने ये डिस्कस किया कि जो सीपी होता है वो सीबी से बड़ा क्यों होता है। उसके बाद हमने ये लास्ट में क्या प्रूव कर दिया कि सीपी माइनस सीबी किसका होता है, आर के बराबर होता है, या फिर मेयर्स फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, आने वाले लेक्चर में हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, कंबाइन करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होगा उसमें, और ये भी होगा, और वर्क डन भी होगा। ठीक है, जो अभी तक पढ़ रखा है उन सबको कंबाइन करेंगे और कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगला जो लेक्चर होगा फुल क्वेश्चन से भरा होगा, और वो क्वेश्चन आपने कर लिए अगर तो आपको समझ लो अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो आ गया है। ओके, तो आप एक काम करिए, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।